हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं यहाँ पर आज जो टॉपिक है हमारा वो है डिपार्टमेंट्स के ऊपर कि ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और क्या किसका डिपार्टमेंट का कौन सा काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कैजुअल्टी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैजुअल्टी डिपार्टमेंट है ना, दिस डिपार्टमेंट आल्सो नोन एज द एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट डील्स विद डील्स। ओके, तो यहाँ पर जो कैजुअलिटी और जो डिपार्टमेंट वाले जो आते हैं तो इसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट होता है ना, ये इमरजेंसी सिचुएशन को संभालते हैं और ये जो काम करते हैं ये 24 घंटे काम करते हैं। ठीक है, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट रहता 24 आवर है। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी केस कभी भी आ सकता है हॉस्पिटल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारा एनास्थेटिक्स। ठीक है, थेटिक्स। ओके, तो यहाँ पर है क्रिटिकल केयर सर्विस फॉर द दोज सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा, या फिर जिसका हम ये जो कहते हैं ना, ये हाँ इंजेक्शन लगाते हैं, जो एनास्थेटिक्स होते हैं ये वो इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे कि किसी को नशे का इंजेक्शन देना हो या किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो उसको वो इंजेक्शन लगाना हो, चाहे वो सी सेक्शन के बाद या सी सेक्शन से पहले जो भी हमें मेडिसिन रिक्वायर्ड करता है वो एनास्थेटिक करता है। ठीक है, और जो स्पाइनल होता है ना, स्पाइनल में जो हमारा इंजेक्शन लगता है वो भी हमारे एनास्थेटिक्स लगते हैं। ठीक है, जिससे नशा होता है, जिसके बाद फिर हमारी बॉडी सुन्न हो जाती है और काम करना बंद कर देती है, जिससे हमें कुछ भी अगर हम वो कट वट लगाते हैं या फिर ऑपरेशन होता है तो उसके बाद दर्द नहीं होता है, तो वो इनका काम होता है एनास्थेटिक्स का, जो हमें ये इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर क्या आता है? दिस डिपार्टमेंट एज अ नेम ऑफ सजेस्ट डील्स विथ प्रॉब्लम्स ऑफ द वुमेन हार्ट एंड सर्कुलेशन। कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब जो रिलेटेड है वो है हार्ट से। ठीक है, जहाँ पर हार्ट डिसीज़ आती है वो कार्डियो से रिलेटेड हो जाता है, और जो कार्डियोलॉजी होते हैं वो हार्ट डिसीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं। तो हार्ट और हार्ट सर्कुलेशन, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर उसका सर्कुलेशन इनबैलेंस हो रहा है तो उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल केयर, दिस डिपार्टमेंट आल्सो नोन एज द इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, आईसीयू में जो रहते हैं ना, वो आईसीयू डिपार्टमेंट वाले को कहते हैं क्रिटिकल केयर। आईसीयू में इमरजेंसी वाले पेशेंट बाद में एडमिट हो जाते हैं जिनकी केयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें जो हमारा मॉनिटर है वो 24 आवर पेशेंट को बंधा रहता है। ठीक है, मॉनिटर कहते हैं जिससे हम वाइटल लेते हैं पेशेंट का, बीपी वगैरह, पल्स वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईयर नोज थ्रोट। ईयर नोज थ्रोट को हम ENT भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है, जो इसको तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ईयर नोज थ्रोट का मतलब होता है कि जो भी डॉक्टर होते हैं वो कान या फिर नाक या फिर गला, जो इनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती हैं उनको ये सॉल्व करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है जनरली नोज एंड थ्रोट डिसीज़, नेक लम्प्स या फिर कैंसर्स ऑफ द हेड एंड नेक एरिया। ENT एलर्जी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी एलर्जी हो आँख नाक गले में तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या फिर उसके डॉक्टर होते हैं। ठीक है, ENT बोलते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। गैरियाट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर कौन से पेशेंट आते हैं? गैरियाट्रिक्स का मतलब होता है, गैरियाट्रिक्स का मतलब होता है जो एज से रिलेटेड, जब एज बढ़ती जाती है ना तो ये डिसीज़ होती चली जाती है। जैसे कि स्ट्रोक है, मतलब हमारे हार्ट से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर गैस ज़्यादा बन रही है, या फिर जो हमारा तंत्र है लोकोमोटर, मतलब कि हमारा जो पारितंत्रिक तंत्र होता है, या फिर सिक्नॉप्स हो जाती है, या फिर बोन डिसीज़, या फिर कोई भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हमारी हड्डियों में दर्द रहना, या फिर ये सब एज के बढ़ते होती हैं, तो इनका जो डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं गैरियाट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा हुआ भी है लास्ट में इन ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज की जितनी भी प्रॉब्लम्स, ये डिसीज़ होती हैं उनको कहते हैं गैरियाट्रिक्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जनरल सर्जरी। ठीक है, जनरल सर्जरी के अंदर जो हमारी जितनी भी सामान्य सर्जरी होती हैं, जो सर्जरी ज़्यादातर इमरजेंसी केस में ही होती हैं कि हाँ भी अब नहीं रोका जा रहा, अब इमरजेंसी, अब बात काबू से बाहर हो रही है, अब सर्जरी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि थायराइड सर्जरी है, किडनी सर्जरी है, या फिर एंडोस्कोपी है, ब्रेस्ट सर्जरी है, मतलब तो सर्जरी का जो सर्जरी वाले जो डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं उनको जनरल सर्जरी कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं गायनाकोलॉजी, ठीक है। गायनाकोलॉजी को गायनाटिस्ट भी कहते हैं। गायनिक जहाँ वर्ड आ जाता है ना, गायनिक, तो समझ लो वो लेडी प्रॉब्लम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को संभालती है। मतलब ये वैसे तो गायनाकोलॉजिस्ट लेडी भी रहती है, ऑलमोस्ट लेडी ही रहती हैं, क्योंकि लेडी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाती है, ठीक है। तो गायनाकोलॉजिस्ट एक लेडी प्रॉब्लम जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं। दिस डिपार्टमेंट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर आ गया है, मतलब जिसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, जैसे बेबी होने वाला होता है या होने से पहले की डिसीज़ होती हैं, या फिर हो क्यों नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लेडीज से रिलेटेड, उसको कहते हैं गायनाकोलॉजी, ओके। वैसे तो आपको ये पता ही होगा ऑलमोस्ट। आगे बढ़ते हैं हीमाटोलॉजी। तो हीम यहाँ पर वर्ड आ रहा है, और हीम का मतलब आपको पता ही है। हीम जो वर्ड है वो है हमारा ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हीमाटोलॉजी उसको कहेंगे जो जितनी भी बीमारी हमको ब्लड से रिलेटेड होती हैं वो हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। हीमाटोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, या फिर पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये प्रोग्नोसा लग रहा है, एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिसीज दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन, ठीक है। खून में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हमारे ब्लड में, तो उसको हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में आते हैं, ये हीमोग्लोबिन या ब्लड सेल्स या ब्लड के अंदर का, ठीक है। तो हीम से याद रखना, हीम जहाँ भी वर्ड आ रहा है आपको समझ जाना है कि हीम यानी ब्लड, ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लाइन में लिखे हुए हैं, क्योंकि एक लाइन में ही ये चीज़ समझ में आने वाली है। न्यूनेटल या पैडियाट्रिक्स, ठीक है। पैडियाट्रिक्स का तो पैडियाट्रिक्स आपको बिल्कुल मेन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडियाट्रिक्स से आपको याद रखना है चाइल्ड केयर, ठीक है। तो बच्चों के जितने भी डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं पैडियाट्रिक्स, ठीक है। ये मेन है, और ये भी आ सकता है न्यूनेटल, ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में आगे आपको न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हमारे माइंड में होते हैं, आपको पता ही है। तो न्यूरॉन और ब्रेन, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ आती हैं वो हमारी न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी से आपको कैंसर याद रखना है। ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर, ठीक है। जो जिसको कैंसर हो जाता है ना, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, ठीक है। आगे आता है मैलमोलॉजी, ठीक है। ऑप्थामेलमोलॉजी, इसका मतलब होता है आई प्रॉब्लम। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ, आई से अगर कुछ लिखा हुआ आ गया कि आई प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, तो आपको अगर वहाँ पे ऑप्थामलमोलॉजी लिखा हुआ दिखाई दे तो आपको टिक कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो है जो हमारी बोन्स होती हैं, जैसे हड्डी, किसी के हड्डी में कैल्शियम कम हो गया, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा पेन रहता है, किसी के कुछ भी हड्डी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, या मसल्स, मतलब हमारी यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द, ये दर्द, तो ये सारे जो डिपार्टमेंट होता है ना वो हमारा ऑर्थोपेडिक्स संभालते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ठीक है। बोन्स और मसल से ऑर्थोपेडिक याद रखना है। आगे बढ़ते हैं यूरोलॉजी। यूरो से आपको याद रखना, यूरो मतलब यूरिन, ठीक है। बस इतना याद रखना, यूरोलॉजी जहाँ आ जाए यूरिन, ठीक है। तो यूरिनरी प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, लाइक किडनी स्टोन वगैरह जितनी भी होती हैं, हमारे अगर किडनी में स्टोन है या फिर हमें यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइकेट्री जो है होते हैं वो मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर को संभालते हैं। मतलब अगर किसी को कोई डिप्रेशन में रहता है, या फिर किसी को मेंटल एबिलिटी हो जाती है, मतलब किसी का दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है ना, पेज डीलर इसको बोल देते हैं, तो उसको हम लेके जाते हैं साइकेट्री के पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है मेंटल इलनेस के लिए। ओपीडी, आउट पेशेंट मतलब ओपीडी के अंतर्गत आते हैं। ओपीडी क्या कहते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि हमें ये बीमारी हो क्यों रही है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, फिर वो उसकी मेडिसिन देता है, फिर उसका चेकअप करवाता है, तो वो ओपीडी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओपीडी की फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और आईपीडी का मतलब होता है जब हम किसी पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगा के, उसके हमें पता है कि क्या डिसीज़ है, उसको फिर हम एडमिट कर लेते हैं, उसके बाद फिर
उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आईपीडी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आज हमने सारे डिपार्टमेंट के बारे में पता कर लिया है, और ये भी हमारा एक मेन टॉपिक था जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते आए हैं और बनते भी हैं। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है। और मेरा तो हो गया कंप्लीट ये, और आप भी चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वरना तो ऐसे ही याद हो जाएगा, अब आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सिम्बल्स, जो मेन सिम्बल्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो अभी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, मन करे तो कीजिए, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, बाय।